हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा और जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे मैं उसके ईच और एवरी पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना बच्चों, वीडियो लेफ्ट करके न जाना, क्योंकि आज का जो यह वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड करेगा कि आज अगर आप ये पूरा वीडियो इनिशियल टू फाइनल देख लेते हैं तो आपका पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको नहीं समझ में आ पा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे आप लोग कभी नहीं जाते हो कि भाई मुझे मैथ क्यों नहीं समझ में आ पाता, इसका क्या रीजन है। क्योंकि जो बुक्स आपको एक्चुअल में पढ़नी चाहिए वो आप पढ़ते ही नहीं हो। देखो, बुक्स सभी अच्छी होती हैं, लेकिन कहां से पढ़ें कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, बुक्स तो हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। आप अगर अदर बुक्स कि केवल एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करके सोचते हो कि क्लास में मैं टॉप कर जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और कभी नहीं हो पाएगा। केवल अदर बुक्स को पढ़ करके आप क्लास में टॉप कर जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप उसमें फंस जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो, और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी को पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको रियल नंबर समझना है तो रियल नंबर में हर एक्सरसाइज के पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके ईच एंड एवरी पॉइंट्स को एक एक लाइन आपको पढ़ करके उसको समझना है। क्योंकि एनसीईआरटी में अगर एक लाइन लिखा हुआ है तो उसको 2 लाइन में समझना है, ऐसा मान लो। वो आपके ब्रेन को शार्प करता है, तेज करता है। तो पहली बात ये दिमाग में एकदम पूरी तरह से माइंडसेट कर लो कि आपको एक्सरसाइज के पहले एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया है उसके ईच एंड एवरी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको पढ़ना है, ताकि आपका पूरा बेसिक पहले क्लियर हो पाए। फिर आप एक्सरसाइज में जाओ, आपको 50 से 60% क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाएंगे बिना सॉल्व किए। जो सॉल्व करने लायक क्वेश्चन है उसको केवल सॉल्व करने पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे ही देखने से आ जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के पहले जो भी एग्जांपल्स दिया है अगर आप उसे समझे हैं, उसे आपने किया है, तो उस एग्जांपल के जैसा ही आपको एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम मिलेगा। अब ये तो रहा कि आपको किसी सब्जेक्ट को बेहतर करना है तो उसके लिए क्या करना है। यहां पर बच्चों मैं ईच एंड एवरी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं, और आज आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे प्रूव करेंगे कि भाई √2, √3, है ना, 5 इरेशनल नंबर है। क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आएगा जरूर। तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे प्रूव करेंगे आप कि √2, √3, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ध्यान से देखना, मैं एक एक पॉइंट को सॉल्व करूंगा, लेफ्ट करके ना जाना। देखिए, इरेशनल नंबर को पहले समझ लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो प्रीवियस क्लास में जाते हैं हम लोग। इरेशनल नंबर जो होते हैं, क्या होता है, p/q के फॉर्म में राइट नहीं किया जा सकता। और p/q क्या होता है, इंटीजर्स होता है, q ≠ 0 होता है। इसके अलावा भी कुछ होता है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ब्लॉक होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ब्लॉक। तो देखते हैं कि √5 इरेशनल नंबर कैसे है, इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रूफ। ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आपको आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर। तो मान लेंगे ऊपर, लेट अस कंसीडर √5 इक्वल टू √5 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, हमको प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, और हम लोगों ने यहां पर मान क्या रहे हैं कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर। देखिए, √5 अगर रेशनल नंबर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू a/b। a/b के फॉर्म में हम लोग इसको राइट किए सकते हैं। a/b का मतलब p/q के फॉर्म में है, और ab यहां पर क्या है, a एंड b आर को-प्राइम नंबर, मतलब ab आपका को-प्राइम नंबर है। तो अब आपको को-प्राइम नंबर क्या होता है यह भी समझना है। को-प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ऐसे 2 नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे ऊपर अगर मैं 2 लिख दूं और नीचे 3, तो इनमें कॉमन फैक्टर 1 है। तो 2 और 3 जो है को-प्राइम है। 2 और 3 क्या है, को-प्राइम है ना। तो ए भी क्या हो गया हमारा, को-प्राइम। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √5b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू
√5b, ऐसे हमने राइट कर दिया। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। देखिए यहां पर एक थ्योरम मैंने राइट कर लिया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, थ्योरम 1.3। क्या लिखा है, लेट p बी ए प्राइम नंबर, अगर p कोई प्राइम नंबर है, p अगर कोई प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर और p a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स a, है ना। अगर p कोई प्राइम नंबर है और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। a क्या है, a इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर भी देख लीजिए a स्क्वायर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है p के जैसा। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 किसको डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि p बी ए प्राइम नंबर देन p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। उसी तरीके से, है ना, लिख देंगे हम बाय द थ्योरम इफ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a, if 5 डिवाइड a स्क्वायर देन 5 डिवाइड a। बस इतना आपको इस थ्योरम से समझना है। तो आप यहां पर देखिए ऐसे राइट कर सकते हैं, अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 5a को डिवाइड कर रहा है तो आप ऐसे राइट कर लीजिए समझने के वास्ते कि a को 5 डिवाइड कर रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, है ना। देखिए अब हम मान लेंगे कि लेट a इक्वल टू 2c। ऐसा मैं क्यों राइट कर रहा हूं a इक्वल टू 2c, सॉरी a इक्वल टू 5c। अगर ये आपने पूरा समझ लिया तो आप चाहे √2 का हो चाहे √3 का हो, प्रोसीजर सेम है, बिल्कुल सेम। तो मैंने मान लिया a इक्वल टू 5c। ऐसा इसलिए माना कि देखिए अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को डिवाइड कर रहा है। अगर 5a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब a में 5 है, a में 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, a में 5 है तो a का फैक्टर हुआ 5। 5 क्या है, a का फैक्टर है ना, तो a का फैक्टर कौन हो जाएगा, 5। तो इसलिए हमने मान लिया कि a इक्वल टू 5c। तो देख सकते हैं यहां पर इंटू है तो a 5 का फैक्टर और c कोई इंटीजर है मान लिया, तो मैंने ऐसा मान लिया कि a इक्वल टू 5c। अब हम फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहां से a स्क्वायर इक्वल टू 5b है, 5b स्क्वायर, तो यहां पर लिख लेंगे 5b स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर और यहां पर लिख देंगे 25c स्क्वायर। देखिए 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5, तो आ गया आपका b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर वहीं से लिखेंगे बाय द थ्योरम, क्या लिखेंगे, बाय द थ्योरम 5 डिवाइड b स्क्वायर देन 5 डिवाइड b, 5 डिवाइड b, कि अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 5 किसको डिवाइड करेगा, b को डिवाइड करेगा। तो बस अगर इतना आपने कर लिया तो अप्रोक्सीमेटली समझिए कि आपका ये पूरी तरह से प्रूफ हो गया। तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b, तो यहां पर आप सेपरेट लिख लें, b को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। देखिए a को भी 5 डिवाइड कर रहा है और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है ना, इसको भी 5 डिवाइड कर रहा है और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन आ जा रहा है, 5 आ रहा है ना। ऐसे आप देख सकते हैं अगर a को 5 डिवाइड कर रहा है और आपको a बाई b लाना है और b को 5 डिवाइड कर रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई 5, ये क्रॉस ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 5। और हमने यहां पर क्या मान रखा है कि a b आर को प्राइम नंबर। अगर a b को प्राइम नंबर है तो कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन यहां पर कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है।
तो यहां से आप देख सकते हैं, ये चीज आपकी बुक में इस तरह से लिख करके नहीं बताया है, डायरेक्टली बस राइट कर दिया है। तो हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5। तो बस यहां पर लिख देंगे बट दिस कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट, है ना, A and B both have no common factor other than 1। भाई कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, लेकिन कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए? 1। अदर देन 1 का मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। सो दिस contradiction arises our incorrect assumption। तो ये जो कंट्राडिक्शन का मतलब है विरोधाभास जो आ रहा है ना, विरोधाभास का ये मतलब कि हमारा जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1, लेकिन कॉमन फैक्टर एक्चुअली क्या आ गया? कॉमन फैक्टर आ गया हमारा 5। कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ गया? 5। तो ये कंट्राडिक्शन हो रहा है। कॉमन फैक्टर एक्चुअली 1 आना चाहिए, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5। तो सो दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस आवर इनकरेक्ट assumption। सो अंडर रूट 5 इज irrational number। सो या देन अंडर रूट 5 इज irrational number। मतलब अब अंडर रूट 5 क्या हुआ? रेशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर 1 आ जाता तो ये मान लेते कि अंडर रूट 5 क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन कॉमन फैक्टर क्या आ गया था यहां पर? 5। इसलिए ये कंट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया, है ना, कि यह रेशनल नंबर नहीं बल्कि क्या है? इरेशनल नंबर। सेम प्रोसीजर आप अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ऐसा ही है, तो लास्ट तक बने रहिए और ये आपके पेपर में आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखेंगे, है ना। तो प्रूफ लिख लेंगे। प्रूफ सबसे पहले मान लेंगे लेट अस कंसीडर दैट अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल। हम मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है, तो यहां पर ऐसे लिख लेंगे 3 + 2 अंडर रूट 5 = a/b। फिर वही चीज वेयर, या आप ऐसे लिख लें a एंड b आर को-प्राइम। फिर वही चीज को-प्राइम नंबर मान लेंगे कि a b क्या है? को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब होता है कि जो ऊपर और नीचे 1 आना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ये चीज। तो देखते हैं यहां पर ये a/b क्या है? रेशनल नंबर है। a/b क्या है? रेशनल नंबर है और a b को-प्राइम है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 2 अंडर रूट 5 = a/b, और इसको हम इधर ले जाते हैं। देखिए a/b भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं। तो देखिए रेशनल और रेशनल का डिफरेंस हमेशा रेशनल आएगा। हमेशा क्या आएगा? रेशनल में से रेशनल घटाएंगे, जैसे केजी में से केजी घटाएंगे तो हमेशा केजी आएगा, लीटर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो रेशनल में से रेशनल अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो हमेशा क्या आएगा? रेशनल आएगा। लेकिन इक्वल क्या आ रहा है? 2 अंडर रूट 5। इसमें एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं अंडर रूट 5 = देखिए 2 को इधर ले जाएंगे तो a/2 भी हो गया और 3/2 हो गया, दोनों के डिवीजन में जाएगा 2। तो देखिए ये भी रेशनल नंबर है और ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल में से अगर रेशनल अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा? ऑलवेज रेशनल नंबर आएगा। और इधर क्या है? इरेशनल नंबर। इधर क्या है? इरेशनल नंबर। तो यहां पर लिखेंगे
कि डिफरेंस ऑफ a by 2b and 3 by 2 is always rational number because both are रेशनल नंबर। दोनों रेशनल नंबर हैं, इसलिए इनका डिफरेंस क्या आएगा? ऑलवेज रेशनल नंबर। बट contradict fact that under root 5 is irrational number। क्योंकि भाई अगर ये रेशनल का डिफरेंस अगर रेशनल आ रहा है तो इधर भी क्या आना चाहिए? रेशनल, क्योंकि इक्वल का साइन है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि अंडर रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो यहां पर लिख देंगे कि यहां पर विरोधाभास हो रहा है, बट कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, सो 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर क्यों हो जाएगा? देखिए ये रेशनल है, ये क्या है? 2 क्या है? रेशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लीकेशन आता है ना, वो आता है इरेशनल। क्या आएगा? इरेशनल, है ना। और इरेशनल और रेशनल का जो सम होता है, इरेशनल और रेशनल का जो सम होता है वो होता है इरेशनल। तो बहुत ही आसान है कि रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन इरेशनल आता है, और इरेशनल और रेशनल का जो सम है वो हमेशा इरेशनल आता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिलेंगे? एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के पहले जो चीज़ें राइट की गई रहती हैं उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में होता है कि बच्चे केवल एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर लेते हो, आपको कोई ये नहीं गाइड करता है कि भाई आप लोग बुक्स पढ़ो, क्योंकि बुक्स के अंदर सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और उसको पढ़ाने में टाइम लगता है। तो इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो, आपको दूसरों की हेल्प की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। थैंक यू, गुड लक।